हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है सिसरो। सिसरो के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि सिसरो का जीवन परिचय क्या है, सिसरो की रचनाएं क्या हैं, सिसरो का राज संबंधी विचार क्या है, और सिसरो का मिश्रित शासन की धारणा क्या है, और सिसरो की विधि संबंधी विचार क्या है, यानी प्राकृतिक कानून की धारणा क्या रही है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि राजनीति शास्त्र को सिसरो की देन क्या है, यानी सिसरो ने राजनीति शास्त्र को क्या योगदान दिया है। जैसा कि आपको बता दें कि सिसरो जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में ईसा मसीह के जन्म के लगभग 100 साल पहले वहाँ पर इनका जन्म होता है, और इनका जो जीवन काल रहा है 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। माना जाता है कि जो सिसरो अरस्तु के बाद दूसरे विख्यात जो है दार्शनिक हुए हैं पश्चिमी वर्ल्ड में। तो इनके बारे में देखते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या है। सिसरो का जो जीवन काल रहा है 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व के बीच रहा है। मध्य युग के राजनीतिक चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले दूसरे विचारक मार्क्स टूलियस सिसरो एक प्रसिद्ध वकील, वक्ता, लेखक लेकिन असफल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। इनका जन्म ऐसे समय पर हुआ है जब पोलिबियस द्वारा प्रशंसित रोमन गणराज्य का संविधान पतन की ओर अग्रसर था। तो जैसा कि जानते हैं कि सिसरो जो है एक प्रसिद्ध वकील, वक्ता, एक लेखक और असफल जो है राजनीतिज्ञ हैं, और इनका जो जन्म है ऐसे समय पर हुआ जब रोमन साम्राज्य जो है पूरी तरह से विखंडित हो रहा था, पतन हो रहा था, वहाँ पर संविधान की अवहेलना हो रही थी। ऐसे समय में चलिए सिसरो का जन्म के बारे में आप देख ही लिए हैं। अब देखते हैं कि 64 ईसा पूर्व में उन्हें जो है कंसल नियुक्त किया जाता है। कुछ समय तक वह सिसिलिया के गवर्नर के पद पर भी कार्य किए। तो 64 ईसा पूर्व में कंसल के रूप में उन्होंने कार्य किया और सिसिलिया गवर्नर को बनाया गया था। 58 ईसा पूर्व यानी कि वह गवर्नर बनने के 6 साल बाद 58 ईसा पूर्व में उन्हें रोम से निर्वासित किया जाता है। अब रोम से निर्वासित करने का तात्पर्य है कि उनको रोम से बाहर कर दिया जाता है। रीज़न क्या बताया जाता है कि इन्होंने सैनिकों की हत्या करवाई है, और भी वह जो इलीगल तौर पर यानी गैर कानूनी ढंग से उनकी हत्या करवा दी है, उनका जान ले लिया गया है। तो ऐसे में उनको जो है देश से निर्वासित किया जाता है, रोम से बाहर खदेड़ दिए जाते हैं। परंतु 1 साल के बाद उन्हें पुनः वापस बुला लिया जाता है, और जब वो वापस आते हैं तो अपनी लेखन भाषा और लेखनी के द्वारा उस समय जो वहाँ के सम्राट थे जूलियस सीजर्स और मार्क एंटनी का विरोध करना शुरू कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि 44 ईसा पूर्व में यानी जब वो वापस आते हैं उससे के कुछ वर्ष पश्चात यानी कि 57 से लगभग 13 साल के बाद जूलियस सीजर जो है उनकी हत्या कर दी जाती है, और लगभग 1 साल के बाद इनको जो है मौत की सज़ा सुनाई जाती है, जिससे कि वह अपनी जान बचाकर भागने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनको पकड़ करके सैनिकों द्वारा उनका वध कर दिया जाता है। तो माना जाता है कि सिसरो का जो हत्या की गई थी वह काफ़ी दर्दनाक मौत था। उनके हाथ पैर गले वगैरह काट दिए गए थे। तो 43 ईसा पूर्व में उन पर इस संबंध में अभियोग लगाकर प्राणदंड दिया गया। जब जूलियस सीजर की हत्या हुई फिर उन्हें जो है 43 ईसा पूर्व में उनको मृत्युदंड का जो है ये दंड दिया जाता है, मृत्युदंड। जब वह अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे तभी 43 ईसा पूर्व में उनका वध कर दिया जाता है। वास्तव में सिसरो ने बदलते हुए समय का ध्यान न रखकर ही अपनी मौत को बुलावा भेजा था। तो यहाँ पर माना जाता है कि सिसरो जो है एक असफल राजनीतिज्ञ हैं। ये दूरदर्शी नहीं थे इस मामले में, अन्यथा इनकी हत्या नहीं होती। अगर जूलियस सीजर की हत्या नहीं होती तो शायद ये भी बचे रहते, ठीक है। परंतु इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जूलियस सीजर का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण से इनका भी हत्या होना स्वाभाविक माना जाता है। सेबेस्टाइन के शब्दों में सिसरो का राजनीतिक उद्देश्य समय के प्रवाह को पीछे ढकेलना था।
अब सेबाइन कहते हैं कि जो सिसरो हैं इनका राजनीतिक जो उद्देश्य रहा है वह समय को पीछे ले जाना था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी अपने समय में बदलते हुए समय को नहीं देखा कि समय बदल रहा है, नीतियाँ बदल रही हैं, परंतु इन्होंने जो है अपने पुराने ढर्रे पे कार्य करना शुरू किया, जिससे कि इनकी भी हत्या हुई और वहाँ का जो है सम्राट की भी हत्या हो गई थी। इनके प्रमुख जो है रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला है दी रिपब्लिका। यह द रिपब्लिक से प्रेरित है और द रिपब्लिक जो है यह प्लेटो की कृति है। दूसरी पुस्तक का नाम है डी ऑफिसिस। तीसरी पुस्तक का नाम है डी लेगीबस। यह भी प्लेटो की पुस्तक द लाज से संबंधित है। कहने का मतलब नाम जो है मैचिंग करते हैं, परंतु सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं। चौथी पुस्तक है दी फिनिबस और पांचवी पुस्तक का नाम है डी नेचर ड्यूरम और छठी पुस्तक का नाम है डी ओरेटर्स। तो ये 6 पुस्तक जो है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी जो है लेटर पत्र वगैरह लिखे हैं, परंतु यह जो है इनकी पुस्तक 2 महत्वपूर्ण है। पहला है दी रिपब्लिका, जो रिपब्लिका है वह महत्वपूर्ण है, और दूसरा है द लाज यानी कि दी लेगीबस। चलिए आगे चलते हैं। सिसरो की राजनीतिक कृतियों पर प्लेटो का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्लेटो की कृतियों के अनुरूप ही इनके 2 कृतियां के नाम मिलते हैं। पहला है डी रिपब्लिका, जिसका नाम द रिपब्लिक से मैच करता है, और दूसरा है द लेगीबस, जिसका नाम द लाज से मैच करता है। इन दोनों ग्रंथों की रचना जो है समान संवादों के रूप में की गई है। कहने का तात्पर्य है कि द रिपब्लिक में और द लाज में ये जो पुस्तक प्लेटो ने लिखा है यह संवाद पर आधारित है। यह आपस में बात करते हुए क्वेश्चन प्रश्न का हल करते हुए ऐसे जो है ये किताबें लिखी गई हैं। इसी आधार पर सिसरो ने भी अपनी पुस्तक डी लेगीबस और दी रिपब्लिका इन दोनों में संवाद के आधार पर लिखा हुआ है। रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य के सिद्धांत और रूप के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो सिसरो ने द रिपब्लिक में आदर्श राज्य के सिद्धांत और अपने विचार व्यक्त किए हैं। द लॉज में जो लेगीबस है उसने सरकार तथा विशेषतः कानून के सिद्धांतों की विवेचना किया है। उसकी एक अन्य कृति का नाम द ऑफिस है, डी ऑफिस। सिसरो की राजनीतिक कृतियाँ प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण करती हुई प्रतीत होती हैं, किंतु यह अनुकरण ऊपरी है, वास्तविक नहीं है। सिसरो की प्लेटो और अरस्तु से भिन्नता निम्न रूपों में देखी जा सकती है। अब जो सिसरो की जो कृतियाँ हैं वह प्लेटो और अरस्तु से भिन्न हैं। इनके 3 रीजन्स दिए गए हैं। पहला है प्लेटो और अरस्तु जब कभी राजनीतिक संगठन का उल्लेख करते हैं तब उनके हृदय पर नगर राज्य की धारणा रहती है, जबकि सिसरो का जो दृष्टिकोण है स्टाइक दर्शन के प्रभाव के कारण विश्व राज्य की धारणा से प्रेरित होता है। तो अरस्तु केवल राजनीतिक संगठन का आधार एक नगर राज्य की धारणा के आधार पर करते हैं, जबकि सिसरो जो है अपने जो नगर राज्य के प्रभाव की बात करते हैं तो यह संपूर्ण विश्व की बात करते हैं। दूसरी भिन्नता इन्होंने बताया है, प्लेटो तथा अरस्तु का अध्ययन संकुचित अर्थ में करते हैं, जब उनका राज्य केवल यूनानी व्यक्तियों का राज्य था क्योंकि वे ही उनके नागरिक थे। तो प्लेटो और अरस्तु जब बात करते हैं तो यह केवल यूनान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यूनान में जितने भी व्यक्ति वहाँ पर रहते थे केवल वो उनकी बातें करते हैं। किंतु सिसरो का राज्य समस्त जनता का राज्य है, किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों का नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और है कि जो प्लेटो और अरस्तु हैं इन्होंने जो नागरिक की बात किया है तो वह कुछ विशेष लोगों के लिए बात किया है, जो संविधान के निर्माता हो सकते हैं, जो विधि को संचालित करने वाले होते थे, यही उनके नागरिक होते थे। जबकि सिसरो ने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने जो है किसी को एक विशेष व्यक्ति को वहाँ का नागरिक नहीं बताया है, इन्होंने संपूर्ण व्यक्ति के लिए नागरिकता प्रदान की है। तीसरी महत्वपूर्ण जो भिन्नता बताते हैं कि सिसरो अरस्तु के इस विचार को स्वीकृत नहीं करता है कि कुछ लोग शासन के लिए और कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। अरस्तु का जो विचार था कि कुछ लोग जो है शासन के लिए बने हैं तो कुछ लोग शासित होने के लिए बने हैं, परंतु सिसरो इनका खंडन करते हुए कहते हैं कि उनका विश्वास था कि समुचित मार्गदर्शन
तथा प्रशिक्षण के आधार पर सभी व्यक्तियों को सद्गुणों से युक्त किया जा सकता है। सिसरो का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को, चाहे वो दास ही क्यों न हो, सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वह सद्गुण हो सकता है और किसी को भी जन्मदास, दास या असभ्य कहना उचित नहीं है। अब जन्म से ही किसी को दास कहना शुरू कर दो, क्योंकि अरस्तु का मानना था कि जो दास होते हैं, अगर जिनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है वो दास है। परंतु यहाँ पर सिसरो कहते हैं कि बौद्धिक क्षमता होने या न होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य है कि अगर बौद्धिक क्षमता कम है तो प्रशिक्षण दीजिए, उनको सिखाइए और वह बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। इसी आधार पर अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य तथा आवश्यक नहीं है। अब तो उनके मत से व्यक्ति का जीवन राज्य के जीवन से पूर्णतः विलीन हो जाता है। अरस्तु का मानना यहाँ पर यह है कि नागरिकता सभी को नहीं दी जा सकती है, कुछ लोगों को, यानी कुछ विशेष लोगों को ही नागरिकता दी गई है। इसी प्रकार प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को लगभग एक साध्य की स्थिति प्रदान किया है, किंतु सिसरो का राज्य मानवीय जीवन हेतु एक साधन से अधिक कुछ नहीं है। सिसरो का मानना है कि जो राज्य है वह एक मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए केवल एक माध्यम है, जहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, लोग एक दूसरे से मिल करके सहयोग करते हैं। इवेस्टिन ने कहा है कि प्लेटो और अरस्तु की प्रमुख रचनाओं का सार तत्व दर्शन है, न कि कानून। इवेस्टिन ने यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु का बचाव करते हुए लिखा है कि जो भी इन दोनों ने लिखा है वह एक दर्शन है, वह कानून नहीं है। क्योंकि जो प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, उसने उन्होंने एक दार्शनिक राजा की बात किया, वो भी काल्पनिक, केवल उनका सोच है, वो किसी के कानून की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। परंतु सिसरो जब कभी राज्य का वर्णन करता है तो वह सदैव कानूनी दृष्टि से वर्णित होता है। जो यहाँ पर सिसरो का जो मत है, या किसी का भी अगर राज्य का वर्णन करते हैं तो वह कानूनी तौर पर एक विधि की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। उनका जो रचना है वह दर्शन नहीं है, जबकि एक कानून है, एक संविधान है। चलिए आगे देखते हैं कि सिसरो के राज्य संबंधी विचार क्या हैं। तो राज्य के उदय के कारण के संबंध में सिसरो का कहना है कि राज्य का उदय इसलिए नहीं हुआ कि जनसमूहों के लोग अपने आप को निर्बल समझते थे, वरन इसलिए हुआ है कि मनुष्य में स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति होती है तथा इस सामाजिक प्रवृत्ति के कारण ही वे साथ साथ रहना चाहते हैं। अब जो यहाँ सिसरो बात करते हैं कि यदि कोई राज्य की उत्पत्ति हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ है कि लोग एक साथ रहना चाहते थे, परंतु इसलिए हुआ है कि लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वे एक साथ रह सकते हैं। इस आधार पर जो है राज्य की उत्पत्ति हुआ है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति न तो किसी समझौते के द्वारा हुई है और न ही शक्ति या बल के द्वारा, वरन इसकी उत्पत्ति तो मनुष्यों को समाज में रहने की इच्छा और समाज के प्रति निष्ठा के कारण हुई है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तो अनिवार्यतः जनता की स्पष्ट सहमति और विधि सिद्धांत के आधार पर हुई है। अब यहाँ पर दो बातें कहा गया है कि अरस्तु और प्लेटो ने ये कहा है कि किसी राज्य की उत्पत्ति हुई है तो समझौते के आधार पर हुई है, जबकि सिसरो का कहना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह किसी बल या शक्ति के द्वारा नहीं हुई है, क्योंकि मनुष्यों को समाज में रहने की इच्छा थी, समाज के प्रति उनकी निष्ठा जागृत हुई, इसलिए जो है उन्होंने विधि का निर्माण किया और इस आधार पर वे राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य के संबंध में अपने विचारों का उल्लेख सिसरो ने इस प्रकार के कथन के द्वारा करते हैं कि राज्य के मामले उनके प्रयोजन के ही मामले हैं। यदि किसी राज्य में लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, तो जो भी मसले बनेंगे वह उनके ही होंगे और उनको ही सुलझाना पड़ेगा। किंतु राज्य किसी भी अव्यवस्थित और असंबद्ध रूप से एकत्र हुए व्यक्तियों का समूह नहीं है। यह तो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कानून के प्रति अधीनता और हितों की एकता के आधार पर संगठित होते हैं। तो सिसरो का मानना है कि जो लोग राज्य में इकट्ठा हुए हैं या राज्य में रहते हैं वह अव्यवस्थित और असंबद्ध नहीं है, परंतु वह इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनके अंदर एक साथ रहने की प्रवृत्ति है और वह कानून के प्रति जो है वफादार हैं और वह सभी के हितों की बात करते हैं, इसलिए एकत्र होते हैं।
आगे है, राज्य का अस्तित्व सभी के हितों को दृष्टि में रखते हुए कानून को लागू करने के लिए है। अब मानना है सिसरो का कि राज्य का अस्तित्व सभी के हित को देखते हुए कानून को लागू करने के लिए किया गया है। इस प्रकार राज्य उस जनसमूह की उत्पत्ति है जो पर्याप्त बड़ी संख्या में पारस्परिक लाभ की इच्छा से कानून तथा अधिकारों के बारे में एक सामूहिक सहमति द्वारा संगठित होते हैं। तो सिसरो का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति जनसमूह से तो हुई है, जो एक बड़ी संख्या में भी हो सकती है, पारस्परिक लाभ की इच्छा से, यानी कि एक दूसरे के लाभ की इच्छा से कानून और अधिकारों के बारे में सामूहिक सहमति के द्वारा संगठित होते हैं। यानी कि यहाँ पर पारस्परिक लाभ और कानून और अधिकारों के बारे में सामूहिक सहमति के द्वारा जो है इकट्ठा होना ही राज्य की एक तरह देखा जाए विशेषता होती है। सिसरो राज्य को एक नैतिक समुदाय की संज्ञा देते हैं। नैतिक समुदाय, ठीक है, मोरल कम्युनिटी। उसके अनुसार जब तक राज्य नैतिक प्रयोजनों वाला समाज न हो और जब तक वह नैतिक बंधनों से न बंधा हो तब तक वह कुछ भी नहीं है। राज्य जो है एक नैतिक बंधन से बंधा होना चाहिए, एक कानून से बंधा होना चाहिए, तभी वह राज्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर नैतिक प्रयोजन के अभाव में राज्य, जैसा कि सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं, कि एक बड़े पैमाने की डकैती मात्र बनकर रह जाता है। यदि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था या विधि नहीं है तो वहाँ पर ये माना जाता है कि वह काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर डकैत ही हैं, क्योंकि कोई विधि कानून नहीं रहेगा तो लोग एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, एक दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए हर कोई अपना लाभ देखेगा। तो इस प्रकार जो है उनको डकैत हम कह सकते हैं। सिसरो राज्य को जनता की संपत्ति मानता है। तो राज्य को जनता की संपत्ति, यानी राज्य जो है जनता की संपत्ति है, जिसे सत्ता अंतोगत्वा जनता से प्राप्त होती है। अब राज्य को यदि शक्ति प्राप्त है तो वह जनता से ही प्राप्त है और उसका प्रयोग जनता के हित में किया जाता है। सिसरो की यह धारणा लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत की पुष्टि करता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सिसरो की धारणा में राज्य एक निगमनात्मक यानी कि कॉर्पोरेट बॉडी है जिसकी सदस्यता प्रत्येक नागरिक को सामूहिक रूप से प्राप्त होती है। सिसरो राज्य के एक कॉमनवेल्थ की संज्ञा देते हैं। तो सिसरो ने यहाँ पर राज्य को एक नाम दिया है कॉमनवेल्थ। सिसरो के द्वारा राज्य की व्याख्या करते हुए जो विचार व्यक्त किए हैं, सेबाइन ने उनके आधार पर 3 निष्कर्ष निकालते हैं। तो जितने भी सिसरो ने राज्य के विषय में जो भी संज्ञा देते हैं, जो भी विचार करते हैं, सेबाइन ने 3 निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष ये था कि चूँकि राज्य तथा उसका कानून जनता की सामूहिक संपत्ति है, अतः राज्य की सत्ता का आधार जनता की सामूहिक शक्ति है। तो जैसा कि माना गया है कि सिसरो ने कहा कि राज्य तथा उसका कानून जनता की संपत्ति है, तो जनता जो वहाँ पर जनता जो है, तो राज्य की सत्ता का आधार जनता की सामूहिक शक्ति, यानी जनता की शक्ति ही राज्य की संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं यहाँ पर। दूसरा उन्होंने बताया कि राजनीतिक शक्ति का समुचित तथा विधि सम्मत ढंग से प्रयोग किया जाना जनता की सामूहिक शक्ति का द्योतक है। अब जनता की सामूहिक शक्ति का जो द्योतक है, राजनीतिक शक्ति का समुचित और विधिवत ढंग से प्रयोग अगर सही ढंग से हो रहा है तो यह जनता की ही जीत माना जाता है, सामूहिक शक्ति का द्योतक माना जाता है। सिसरो के शब्दों में, अभी तक तो यहाँ पर सेबाइन कह रहे थे, चूँकि कानून प्रशासकों के ऊपर काम करता है। जो प्रशासक होते हैं वह तो केवल पालन करवाने का काम करते हैं, जबकि कानून जो बनाया गया है वह सब पर लागू होता है, चाहे वो प्रशासक हो चाहे जिस पे शासन हो रहा है वो हो। तो कानून सबसे ऊपर होता है और प्रशासक जनता के ऊपर शासन करते हैं। जो प्रशासक होते हैं उनको जनता से बड़ा माना जाता है। अतः यह सत्य है कि प्रशासक बोलता हुआ कानून है और कानून मूक प्रशासक है। यहाँ पर सिसरो का तात्पर्य है कि जो कानून है वह मूक प्रशासक है, वो बोलता नहीं है परंतु उसके कुछ निर्देश होते हैं।
परंतु जो प्रशासक है, जो जनता से बड़ा है, वह एक बोलता हुआ कानून है। जो कानून में लिखा गई बात है वह उसको पालन करवाता है। राज्य तथा उसका कानून दैवी अथवा नैतिक अथवा प्राकृतिक कानून के अधीन है। राज्य द्वारा बल प्रयोग का औचित्य तभी है जब वह न्याय तथा सत्य के हित में किया जाए। यदि न्याय और सत्य के हित में कोई कार्य हो रहा है तो उस कंडीशन में राज्य बल का प्रयोग कर सकता है। और कहा गया है कि राज्य उसका कानून दैवी, जो कानून है राज्य और उसका कानून दैवी अथवा नैतिक अथवा प्राकृतिक कानून के अधीन काम करते हैं। तो राज्य और उसका जो कानून दैवी अथवा नैतिक अथवा प्राकृतिक कानून के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं न्याय क्या है। सिसरो के न्याय। प्लेटो की भांति सिसरो ने भी न्याय के सिद्धांत को रिपब्लिक केंद्रीय विषय माना है, परंतु राज्य की प्रकृति और न्याय के सिद्धांत के विषय में सिसरो के विचार प्लेटो से भिन्न हैं। अब जो है, जब पुस्तक का नाम है प्लेटो के रिपब्लिक, और यही पुस्तक का नाम सिसरो ने भी अपना रखा है डी रिपब्लिका। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय विषय वस्तु जो है न्याय का सिद्धांत से लिया गया है, यानी जो पुस्तक में न्यायिक सिद्धांत की बात की गई है। और परंतु राज्य की जो प्रकृति बताई गई है, जो नेचर बताया गया है न्याय के सिद्धांत के विषय में, सिसरो का जो विचार है वह प्लेटो से बिल्कुल अलग है। किताब का नाम एक हो सकता है परंतु सिद्धांत दोनों के अलग अलग हैं। वह यह नहीं मानता है कि गणतंत्र या कॉमनवेल्थ एक पद सोपानात्मक समाज है, जैसा कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में समाज के कई निम्न और उच्च वर्गों में बांटा है। यह प्लेटो के समान व्यक्तियों की प्राकृतिक असमानता में नहीं वरन समानता में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर सिसरो ने कहा है कि जो हमारा कानून व्यवस्था है वह एक पद सोपानिक नहीं है, ऊपर से नीचे आदेश नहीं आते हैं, परंतु यहाँ पर सिसरो का कहना ये है कि जो समाज होना चाहिए वह समानता पर आधारित होना चाहिए, प्राकृतिक असमानता पे नहीं। यानी सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे वह राजा हो चाहे वहाँ की प्रजा हो। सिसरो के अनुसार न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित है जो कि सद्विवेक राइट रीजन का आदेश है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विवेक संपन्न होता है इसलिए वे सभी समान हैं। तो यहाँ पर सिसरो का मानना है कि सभी व्यक्ति समझदार होते हैं, सभी के अंदर विवेक होता है, इसलिए वे सभी जो है समान माने जाते हैं। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं में सभी मनुष्य समान हैं और जो आज असमानता हम देख रहे हैं वह सामाजिक संस्था द्वारा ही उत्पन्न की गई है। तो सिसरो ने माना है कि प्राकृतिक शक्तियाँ और योग्यताओं में सभी मनुष्य समान हैं, जो असमानता आई है वह समाज के संस्थाओं द्वारा ही उत्पन्न हुई है, इसलिए इनको हटाना चाहिए। लोगों में समानता की भावना होनी चाहिए। इसलिए सिसरो के अनुसार न्याय सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता प्रदान करता है। तो जो न्याय व्यवस्था है वह सभी को समानता प्रदान करने का काम करता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देने में ही निहित है। सिसरो के अनुसार अधिकारों की रक्षा न्याय का मूल आधार है। सिसरो का मानना है कि जो न्याय व्यवस्था है वह सभी को समानता प्रदान करने के लिए है और उसका अधिकार देने के लिए बनाया गया है। सिसरो के अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्याय का मूल आधार होता है। तो जो जिसका अधिकार है वह मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो वह न्याय का ही आधार है। इस संबंध में सिसरो लिखता है कि हमारी सांसारिक बुद्धिमत्ता हमें अपनी संपदा और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है। न्याय हमें मांग करता है कि हम दूसरे व्यक्तियों की संपदा और उसके अधिकारों का सम्मान करें। यदि न्याय व्यवस्था सही है तो एक व्यक्ति दूसरे की अधिकारों की रक्षा करेगा और उसका सम्मान करेगा। इस प्रकार
न्याय व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें कर्तव्य पालन का आदेश देता है। इस प्रकार यह कांट जो है एक दार्शनिक है, नैतिक आदेश यानी मोरल इम्परेटिव के समान है। तो जो ऊपर का निर्देश दिया गया है वह कांट के समान माना जाता है। अब देखते हैं सिसरो के रूप में मिश्रित शासन की धारणा क्या है। मिश्रित शासन की धारणा का मतलब यह है कि जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि एक राजा बनना चाहिए तो वह जो है दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक राजा होगा तो समाज अच्छा होगा। परंतु जब अरस्तु आते हैं तो अरस्तु कहते हैं कि जो शासन व्यवस्था को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला एक राजतंत्र, दूसरा जो है कुलीन वर्ग में, और तीसरा जो है प्रजातंत्र में। इसका अगर सही फैक्ट की बारे में बात करें तो इस आधार पर सही और गलत के आधार पर इन्होंने 6 कैटेगरी में बांट दिया था। परंतु सिसरो ने यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था जो है इन्होंने मिश्रित ही माना है। मिश्रित का मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजतंत्र भी होना चाहिए और कुलीन तंत्र भी होना चाहिए और साधारण वर्ग भी होना चाहिए, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। चलिए, तो इनके जो फैक्ट हैं, सिसरो के अनुसार राज्य के भीतर शासन होना आवश्यक है। यदि राज्य है तो शासन होना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में राज्य के आधारभूत न्याय को कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता है। अब अपना ये जो इन्होंने न्याय की बातें किया है, यह न्याय की बातें जो है तभी हो सकती हैं जब उस राज्य के अंदर शासन व्यवस्था सही ढंग से काम करे। वह शासन के 3 प्राथमिक रूप बताता है। पहला है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। ये तीनों का मिला जुला भाग ही मिश्रित शासन व्यवस्था कहलाता है। अरस्तु के समान ही वह इस बात में विश्वास करता है कि यदि राज्य के समस्त यंत्र का उपयोग न्याय के अनुसार किया जाता है तब तो शासन के रूप में ये बने रहते हैं। यदि कानून व्यवस्था के अनुसार जो है राज्य चल रहा है तब तो शासन उचित रहेगा। लेकिन जब प्रशासन का उद्देश्य न्याय नहीं रहता है तो सरकार के रूप में एक क्रमशः आतताई वर्गतंत्र और भीड़ तंत्र में परिणित हो जाता है। यानी कि जो प्रशासन है यदि वह न्याय व्यवस्था को नहीं सही से कर पाता है तो यह जो है बदल जाता है। जो राजतंत्र है वह आतताई हो जाता है, जो कुलीन तंत्र है वर्गतंत्र बन जाता है, और जो प्रजातंत्र है वह भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है। इसलिए न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए सिसरो कहते हैं। सिसरो का कथन है कि शासन के इस प्राथमिक रूपों जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र में से प्रत्येक के कुछ लाभ हैं तथा उसके साथ साथ ही उसमें कुछ दोष भी हैं। यानी ये तीनों जो शासन व्यवस्था बताई गई है इसके लाभ और हानियाँ दोनों हैं। तो पहले देखते हैं, राजतंत्र में व्यक्तियों को समान अधिकार और परिषदों काउंसिल्स की सीटों में भाग लेने से वंचित किया जाता है। तो जो व्यक्ति हैं उनको समान अधिकार और परिषदों में यानी काउंसिल में बैठने के लिए पूरी तरह से मना किया जाता है। एवं ये राजतंत्र की बात हो रही है, क्योंकि राजतंत्र में एक परिवार शासन करता है ना। दूसरा बात होती है कि कुलीन तंत्र में सामान्य जनता को शासन संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया जाता है, तो वह स्वतंत्रता में भाग नहीं ले पाती। कुलीन तंत्र में क्या होता है कि जो पैसे वाले होते हैं, जो मीडियम वर्ग के होते हैं, जो काफ़ी पैसे वाले हैं, राजा से नीचे होते हैं, उनको जो है शासन व्यवस्था में भाग लेने के लिए दिया जाता है। परंतु आम जो जनता है, सामान्य जनता है, इससे वंचित रह जाती है। तीसरा है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में सभी वस्तुओं पर लोकप्रिय नियंत्रण होता है और इस प्रकार समानता की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन यह इस दृष्टि से व्यक्तियों में पाए जाने वाले गुणों के भेद को दृष्टि में रख नहीं पाती है। अब जो प्रजातंत्र है इसमें सभी लोग तो मान लीजिए कि शासन व्यवस्था करने लगते हैं, परंतु जो व्यक्ति कानून व्यवस्था या व्यवस्थापक है, जो कानून को लागू करवाता है, अब उसकी योग्यता क्या है, उसके गुण क्या है, वह किस प्रकार का दोषी है, यह उसमें उनको पहचान नहीं पाती है, यानी कि उनको जो है दृष्टि में नहीं रखती है, क्योंकि उसी भीड़ के तंत्र के वो भी हिस्से होते हैं, इसलिए राजनीति में उनका जो है पदार्पण हो जाता है। इस प्रकार इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं की अपनी कमियां हैं। सर्वाधिक श्रेष्ठ शासन इन तीनों प्रकारों का मिश्रित रूप ही हो सकता है, जिसमें इन तीनों ही प्रकारों की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का समन्वय हो और उनके बीच इनके दोषों से बचा जाए।
अब कह रहे हैं यहाँ पर, यही तो महत्वपूर्ण है, सिसरो कहना है कि यदि इन तीनों का मिश्रित रूप हो तो वह श्रेष्ठ शासन प्रणाली कहलाती है, परंतु इनकी जो कमियां हैं, दोष हैं, इनको जो है नेगलेक्ट किया जाए, इनको शासन व्यवस्था में न लाया जाए। वह शासन के 3 प्राथमिक रूपों में राजतंत्र को श्रेष्ठ समझता है। अब यहाँ पर जो है सिसरो का मानना है कि जो राजतंत्र है वह सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन राजतंत्र की तुलना में भी शासन का वह रूप अच्छा है जिसमें तीनों का मिश्रण है। राजतंत्र, अब देखिए बात पूछा गया कि मिश्रित शासन प्रणाली से के अलावा यदि इन तीनों में चुनाव करना हो तो किसे चुनेंगे। तो यहाँ पर सिसरो का मानना है कि राजतंत्र बेस्ट है, परंतु यदि राजतंत्र नहीं है, अगर राजतंत्र है भी तो इन तीनों का मिश्रण रहे तो और अच्छी बात रहे, इसलिए इन्होंने मिश्रित शासन प्रणाली को बताया है। विलियम एविस्टिन के अनुसार सिसरो राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र में संतुलित मिश्रण को सर्वाधिक श्रेष्ठ संविधान मानता है। संविधान के गुणों में उसका विश्वास हमें अरस्तु की याद दिलाता है, लेकिन इसके साथ ही उसने यह तत्व रोमन राजनीतिक इतिहास से भी ग्रहण किया है। अब जो है अरस्तु जो है, इन्होंने भी संविधान की बातें किया है, उन्होंने भी विधि कानून की बात किया है, तो सिसरो ने भी किया है, परंतु प्लेटो की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्लेटो जो है विधि कानून को नहीं मानते हैं, वह एक दार्शनिक राजा को ही सब कुछ मानते हैं। अब देखते हैं कि विधि संबंधी विचार क्या है। जो सिसरो का प्राकृतिक कानून की धारणा है, इसको देखते हैं। सिसरो की समस्त विचारधारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी विधि संबंधी धारणा है, यानी कि सिसरो यह शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि किसी भी राज्य को संचालित करने की कानून व्यवस्था होनी चाहिए। सिसरो द्वारा की गई प्राकृतिक कानून की यह व्याख्या सिसरो से रोम के विधिवेत्ताओं के पास गई और वहाँ से चर्च के संस्थापकों के पास चली गई। देखिए, जो सिसरो का जो कानून व्यवस्था है वह सबसे पहले रोम में गई, क्योंकि वह रोम के जो विधिवेत्ता हैं उनके पास गई। इसके बाद वहाँ के चर्च के संस्थापकों के पास चली गई। देखिए, जो जिस समय की बात हो रही है उस समय चर्च भी अपने आप में एक ताकत था। यह जो है शासक के पैरेलल काम करता था। जो चर्च के पादरी होते थे वह भी शासन व्यवस्था में उतने ही भाग लेते थे जितना कि राजा लेता था, यानी सम्राट लेता था, शासक लेता था। तो देखा जाए तो धर्म की आड़ में चर्च वहाँ पे एक लोकप्रिय सत्ता के रूप में काम करती थी। तो जो इनकी शासन की जो प्रणाली है, न्याय की प्रणाली है, वह धीरे धीरे चर्च के पास पहुँच जाती है। सिसरो की धारणा थी कि समस्त ब्रह्मांड को शामिल करने वाला एक ही कानून या कानून प्रणाली है जो कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, चैतन्य, जड़, बुद्धिपरक या अबुद्धिपरक के ऊपर लागू होता है। तो जो कानून की व्यवस्था है वह ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं, जैसे चैतन्य, जो लोग जागरूक हैं, जो जड़ हैं, जो लोग स्थिर बुद्धि वाले हैं, जिनके पास दिमाग है, और कुछ लोगों के पास दिमाग नहीं है, जिसमें दास आ जाते हैं, उन सभी पर जो है बराबर लागू होता है। यह कानून उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन, और वह स्वयं राज्य का स्रोत है। तो सिसरो का मानना है कि जो कानून व्यवस्था है उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन है, और मानव जीवन यदि है तो राज्य में रहता है, तो राज्य के अनुरूप ही वह भी उतना ही प्राचीन माना जाता है। सिसरो के इस प्राकृतिक कानून का स्वरूप रिपब्लिक की तीसरी पुस्तक से लिया गया है। अब उसका जो विवरण है वह नीचे स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि स्पष्टीकरण में क्या है। तो रिपब्लिक की तीसरी पुस्तक में क्या लिखा है? सच्चा कानून प्रकृति के साथ अनुकूलता रखने वाली सद्बुद्धि है। यदि कानून सच्चा है, वह लोगों के हित में है, तो वह सद्बुद्धि के समान है। यह सार्वभौम, अपरिवर्तनशील तथा सदैव रहने वाला है। तो कानून कभी भंग नहीं होता है। वह अपने आदेशों से कर्तव्य की प्रेरणा देता है और निषिद्धों द्वारा व्यक्ति को बुरे कार्यों से बचाता है। इस कानून को बदलना पाप है। इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन करना असंभव है। सीनेट अथवा जनता द्वारा हमें इसके बंधन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। यह शाश्वत अपरिवर्तनशील कानून
सब राष्ट्रों और कालों के लिए वैध है। हम सबका एक स्वामी और शासक भगवान इस नियम का निर्माता, घोषणा करने वाला तथा लागू करने वाला न्यायाधीश है। तो कानून के विषय में सिसरो की रिपब्लिक की तीसरी पुस्तक में इस प्रकार का वर्णन है। तो इन्होंने कानून के बारे में ऐसी बातें कही है कि जिसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, जिसको लोगों द्वारा बनाया नहीं सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, संसार के सभी लोगों पर ऐसा ही लागू होना चाहिए। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है कि कानून उच्चतम बुद्धि है। जो कानून व्यवस्था बनाई गई है वह अब तक की सबसे उच्चतम सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। यह प्रकृति में प्रतिष्ठित और हमें करने योग्य कार्यों का आदेश देता है तथा न करने योग्य कार्यों से रोकता है। तो कानून व्यवस्था जो है वह आदेश देता है कि क्या काम करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उसको करने से रोकता है, क्योंकि दंड का प्रावधान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सृष्टि के जड़ पदार्थ और निम्नतम प्राणी प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करते हैं, किंतु मनुष्य उन कानून के संबंध में अपनी धारणा के अनुसार आचरण करता है। इस दृष्टि से प्राकृतिक कानून पदार्थ जगत के अन्य नियमों से भिन्न है। अब यहाँ जो प्राकृतिक कानून की अवधारणा है, उन्होंने कहा है कि यह सभी जीव जंतुओं पर लागू होता है, परंतु मनुष्य जो है अपने विवेक से इसका आचरण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है कि अब उदाहरण करने के लिए क्या है कि जैसे कि उन्होंने उदाहरण लिया है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। मानव प्राणियों पर उतना ही होता है जितना कि पत्थरों पर। गुरुत्वाकर्षण क्योंकि सभी पृथ्वी पर हर जगह सेम है, इसलिए यह मनुष्य पर जितना काम करता है उतना पत्थर भी करता है। इसका काम होता है खींचना, जितना कि पत्थरों पर, और कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कानून का भी व्याख्या इसी प्रकार किया गया कि वह सभी पर जो है समान रूप से लागू होता है और कोई मनुष्य इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। किंतु सिसरो का प्राकृतिक कानून मानवीय व्यवहार व स्वमेव लागू नहीं होता है। मनुष्य अपनी चेतना द्वारा ग्रहण करके इच्छा द्वारा ही उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। यह स्वयं व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लगाया जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसका पालन करने के लिए विवश नहीं होता है। तो कानून के विषय में उन्होंने ये बताया है कि कोई मनुष्य उसको पालन कर भी सकता है और नहीं भी, परंतु यदि पालन हो रहा है तो मनुष्य अपनी स्वविवेक से, अपनी चेतना से इसका पालन कर भी सकता है, परंतु इसके लिए वह विवश नहीं है। लेकिन इसके साथ ही प्रत्येक के द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राकृतिक कानून पदार्थ जगत के नियमों से भिन्न और कुछ सीमा तक नैतिक सिद्धांत जैसा है। सिसरो के द्वारा उसकी प्रकृति का जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर उसे ईश्वरीय कानून कहना भी उचित होगा। तो जैसा कि ऊपर लिखा गया था उस आधार पर जो कानून व्यवस्था है उसे ईश्वरीय कानून का दर्जा हम दे सकते हैं, क्योंकि इसका पालन सभी को करने के लिए ही कहा गया है। फास्टर के शब्दों में, जो फास्टर विचारक हैं उनके शब्दों में है कि यह ईश्वर का आदिम और अंतिम यानी प्रिमल एंड अल्टीमेट मन है। तो जो कानून व्यवस्था है, जो विधि है, फास्टर का कहना है कि यह ईश्वर के द्वारा बनाया गया अंतिम और प्रारंभिक जो मन है या कानून है, इसकी संज्ञा दी है। सिसरो के शब्दों में प्राकृतिक कानून को मानव द्वारा निर्मित कानून द्वारा रद्द करना नैतिक रूप से कभी भी उचित नहीं हो सकता है। जो प्राकृतिक कानून हो उसको मनुष्य द्वारा जो है वर्जित करना, उसे न लागू करना, यह उचित नहीं हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति दो कानूनों के अधीन रहते हैं। पहला है प्राकृतिक कानून, दूसरा है मानव द्वारा निर्मित कानून। तो प्राकृतिक कानून तो समय समय पर आता रहता है, परंतु जो है मानव निर्मित कानून को बदला जा सकता है। व्यक्ति के द्वारा प्राकृतिक कानून का पालन किए जाने के कर्तव्य निरपेक्ष और बिना किसी शर्त के हैं, लेकिन मानवीय कानून के प्रति उसकी भक्ति सापेक्ष और सशर्त होती है। अब देखिए, जो प्राकृतिक कानून है उसका मानना तो सभी को पालन करना ही पड़ेगा, परंतु जो मानव निर्मित है उसका उल्लंघन या फिर उसका मानना न मानना इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है। प्राकृतिक कानून के विपरीत होने पर मानव द्वारा निर्मित कानून यानी राज्य की कानून अपनी मान्यता खो बैठते हैं और व्यक्ति इसका उल्लंघन कर सकते हैं। तो प्राकृतिक कानून के विपरीत मानव द्वारा जो कानून है
उसका जो है राज्य के व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है। प्राकृतिक कानून या विशुद्ध विवेक का प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा भी किया गया है, लेकिन इस संबंध में इन दोनों की विचारधारा में अंतर है। प्लेटो का विचार है कि प्राकृतिक कानून को जान लेने की क्षमता केवल दार्शनिक राजा में होती है, लेकिन सिसरो का प्राकृतिक कानून का सिद्धांत एक अन्य सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, और वह यह है कि मनुष्य की प्राकृतिक समानता का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक कानून की बात हो रही है, प्लेटो का कहना है कि दार्शनिक राजा जो है उसकी क्षमता को, उसके कानून को समझ सकता है, जो प्रकृति का सिद्धांत है उसको समझ सकता है, प्राकृतिक कानून को समझ सकता है। परंतु इसी बात को सिसरो ने अन्य भाषा में कहा है कि यदि सभी व्यक्ति जो है समान हो जाएं, मनुष्य की जो प्राकृतिक समानता जो है अगर सेम है, तो वह भी समझ सकता है, प्राकृतिक कानून को समझ सकता है, मान सकता है। समानता पर बल देते हुए उसने कहा है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ संसार में इतना गहरा सादृश्य नहीं रखती जितना एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्य का होता है। मनुष्यों को पशुओं से ऊंचा उठाने वाली बुद्धि सब में समान रूप में पाई जाती है। यह उसका पर्याप्त प्रमाण है कि मनुष्यों में कोई अंतर नहीं होता है। सिसरो ने कहा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे से संबंध नहीं रखती हैं, किसी का एक दूसरे से मेलजोल नहीं होता है, परंतु मनुष्य जो है एक दूसरे से मेलजोल रखते हैं। इस प्रकार मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है, वे सभी एक ही हैं। सिसरो के द्वारा मनुष्य की प्राकृतिक समानता में जो विश्वास व्यक्त किया है वह निश्चित रूप से आधुनिक युग की विचारधारा के अनुकूल है, और यही बात प्लेटो या अरस्तु की अपेक्षा सिसरो को हमारे निकट ले आती है। जैसा कि हम इस समय भी समानता पे ज़्यादा बल देते हैं, सभी को समान मानते हैं, ठीक है, परंतु यह जो है धारणा प्लेटो और अरस्तु में नहीं थी। इसलिए अरस्तु और प्लेटो जो है थोड़े से कमतर हो जाते हैं सिसरो की तुलना में, क्योंकि सिसरो आज भी इनके सिद्धांत हमारे पर लागू होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर कार्लायल के शब्दों में, यह प्राचीन तथा आधुनिक राजनीतिक विचार के बीच की विभाजक रेखा है। तो कार्लायल का कहना है कि जो सिसरो का जो नियम है वह आधुनिक और प्राचीन दोनों के बीच की रेखा काम करता है, यानी विभाजक काम करता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिसरो मानव मात्र की प्राकृतिक समानता का तो प्रतिपादन करता है, लेकिन वह उसके आधार पर किसी जनतंत्री परिणाम तक नहीं पहुंचता है। सिसरो के मतानुसार जो लोग सामूहिक रूप से किसी कानून का पालन करने में भागीदार हैं वे न्याय के भी सहयोगी हैं। जो इन दोनों के समान सहयोगी हैं उन्हें ही एक ही समाज, एक ही राज्य के सदस्य समझा जाना चाहिए। इस प्रकार हमें समूचे विश्व की एक राज्य की कल्पना करनी चाहिए जिसके सदस्य सभी देवता तथा मानव हैं। सिसरो के मतानुसार मनुष्य स्वभावतः एक सार्वभौम विश्व राज्य के सदस्य हैं। इस प्रकार सिसरो का विचारधारा विश्व बंधुत्व और विश्व की धारा की पुष्टि करता है। तो सिसरो का मत है कि जो लोग सामूहिक रूप से किसी कानून का पालन करने के लिए भागीदार हैं, जो किसी कानून का पालन करते हैं वे ही न्याय के भागीदारी हैं। अब कोई कानून का पालन करता है तो उसको न्याय मिलेगा। जो इन दोनों समान सहभागी हैं उन्हें एक ही राज्य में सदस्य समझा जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो है समूचे विश्व में यदि सब लोग पालन करते हैं तो वह सभी जो है एक समान ही होते हैं। तो यहाँ पर सिसरो ने पूरे विश्व को एक राज्य की कल्पना किए हैं। राज्यशास्त्र को सिसरो की देन, ये आखिरी टॉपिक बनेगा। सिसरो के विचार में मौलिकता न होते हुए भी उसका राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में असाधारण महत्व है, और राज्यशास्त्र को सिसरो की देन का उल्लेख अनेक रूपों में किया जाता है। तो देखते हैं कि सेबाइन के शब्दों में क्या है।
राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसकी महत्ता इस बात से है कि उसने स्टाइक के प्राकृतिक कानून के सिद्धांत को वह रूप प्रदान किया है जिसमें वह स्वयं उसके काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक समस्त पश्चिमी यूरोप में सार्वभौम रूप से मान्य किया गया। यानी कि जो उन्होंने प्राकृतिक कानून का जो सिद्धांत दिया, अब से लेकर के प्राचीन यूरोप में जो मान्यताएं हैं सब जगह उनकी मान्यता है। अपनी प्राकृतिक कानून की धारणा के आधार पर उसके द्वारा सार्वभौम विश्व राज्य का प्रतिपादन किया है। यानी कि विश्व के सभी लोग जो है एक राज्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका जो है एक तरह से प्रतिपादन सिसरो के द्वारा किया गया। सिसरो के द्वारा प्रतिपादित यह विचार समस्त मध्य युग में प्रभावशाली बना रहा। यानी कि मध्य युग में जो है इनका जो एक कथन है वो काफ़ी प्रभावशाली रहा है। गैटिल के शब्दों में तो उनके न्याय तथा प्राकृतिक कानून संबंधी विचारों ने रोमन विधि के चिंतन में गहरा प्रभाव डाला। तो जो सिसरो का कानून व्यवस्था है, यानी प्राकृतिक कानून की जो धारणा रही है, वह सबसे पहले रोमन के विधिवेत्ताओं के पास पहुंची है और उन विचारधाराओं के बाद सम्राट शाही न्यायविदों और प्रारंभिक ईसाई लेखकों को प्रभावित किया है। उनके सार्वभौम कानून तथा विश्व एकता की धारणा ने समूचे मध्य युग के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीभूत तत्व होने का यश प्राप्त किया है। यह गैटिल का कहना है। अब देखते हैं प्राकृतिक कानून से ही संबंधित सिसरो की दूसरी महत्वपूर्ण देन क्या है। तो दूसरा है सीमित राजसत्ता का सिद्धांत। सीमित राजसत्ता का सिद्धांत का मतलब यह है कि जो राजसत्ता है वह सीमित होना चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए। इस संबंध में उसने उन विचारों का प्रतिपादन किया कि सत्ता का आधार जनहित होना चाहिए, उसका प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए और उसका औचित्य केवल नैतिक आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सिसरो का कहना है कि राजसत्ता का सिद्धांत जो है सीमित होना चाहिए, कोई भी यदि विचार है तो वह जो है उसका प्रतिपादन जनता के द्वारा होना चाहिए, वह किसी एक राजसत्ता के अधीन नहीं होना चाहिए। डनिंग के अनुसार 1500 वर्ष पश्चात उसका यह सिद्धांत माना जाने लगा कि सार्वभौम नियम के प्रतिकूल की जाने वाली कोई व्यवस्था कानून नहीं मानी जाएगी। और डनिंग ने कहा कि 1500 साल के पश्चात, यानी 1500 साल बीत गए, ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी आ गया, तो डनिंग ने कहा है कि 1500 साल पश्चात उनका यह सिद्धांत ये कहता है कि यदि इस सिद्धांत के प्रतिकूल कोई अगर सिद्धांत आता है तो वह कानून के लिए मान्य नहीं होगा। सिसरो की एक महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने राजनीतिक क्षेत्र में सामान्य जन के महत्व और लोकप्रिय प्रभुसत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया। उसका कथन है कि राज्य के मामले प्रजाजन के ही मामले होते हैं और उसने उचित रूप से इस बात पर बल दिया है कि सत्ता का आधार जनता की सहमति और जनहित में ही हो सकता है। एबस्टीन के अनुसार पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में उसके द्वारा प्रतिपादित सामान्य जन विचार निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उसके द्वारा प्रतिपादित मिश्रित संविधान, प्रसिद्ध संविधान में राजसत्ता यानी कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, मिश्रित संविधान की धारणा का ही अपना महत्व है। उसके सत्य रूप में ही राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों प्रकार के शासन की कमियों पर प्रकाश डाला है। यदि तीनों अलग अलग रहेंगे तो इनके फायदे और कमियां दोनों हैं, इसे तीनों मिश्रित होना चाहिए, परंतु उनकी कमियों को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। सिसरो की एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण देन समानता और स्वतंत्रता की धारणा तथा मानवीय महत्ता का प्रतिपादन है। सिसरो न केवल प्राकृतिक कानून का प्रतिपादन करता है, वरन मनुष्यों की प्रकृति समानता पर बल देती है। अपने इस समानता की धारणा के आधार पर ही वह सभी व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रतिपादन और दास प्रथा का विरोध करता है। तो सब मिलाकर सिसरो का कथन यही है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए और यानी कि दास प्रथा का पूर्णतः विरोध होना चाहिए, दास प्रथा नहीं होना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त यूनानी राजनीतिक विचारों का सबसे महत्वपूर्ण प्रसारक, ट्रांसमीटर होने के नाते सिसरो का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो सिसरो जो है पश्चिमी जगत में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं। इनके विचार जो है काफ़ी समय तक मान्य होते रहे हैं